नमस्कार। आज की मुलाकात सेशन में मैं नवल किशोर शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश टी से आप सभी बीएलई भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की मुलाकात कार्यक्रम में हम आधार से संबंधित जो हमारे बीएलई भाइयों के थ्रू आधार यूसीएल आधार संशोधन डेमोग्राफिक अपडेट का कार्य हम लोग करते हैं सीएससी के माध्यम से, तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम लोग आधार यूसीएल पे काम करते हैं और आधार यूसीएल पे काम करते समय हमें किन किन सावधानियों का विशेषतः ध्यान रखना होता है। क्योंकि आधार एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें कि हम पब्लिक के साथ में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और उसको एक सर्विस, एक ऐसी सर्विस जो कि कुछ एक ही पॉइंट्स पे मिल पाती है रेजिडेंट को। और आधार चूंकि आज की डेट में इतना एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है कि हम लोग अगर अपने आसपास देखते हैं तो रोजमर्रा की जो जितनी भी हम एक्टिविटी जिन चीजों के साथ इन्वॉल्व हैं, तो मोस्टली अगर सरकारी हो गई या गैर सरकारी जितनी भी सर्विसेज है उसमें आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पाएंगे कि आधार की जरूरत हमको आए दिन पड़ती है। तो हमारे बीएलई भाई जो कि आधार यूसीएल के माध्यम से आधार डेमोग्राफिक अपडेट का कार्य करते हैं, तो उनको ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि जब आधार पे आप आधार संशोधन का कार्य कर रहे हैं तो उस दौरान किन किन जो सावधानियों का विशेषता उनको ध्यान रखना है, जिससे कि चाहे वो कस्टमर के साथ व्यवहार वाली बात हो या फिर जो आप टेक्निकल वर्क कर रहे हो, तो उस दौरान कौन कौन सी सावधानियों का विशेषता ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपका जो सेंटर है और जो कस्टमर्स आपके यहाँ रेजिडेंट काम कराने आ रहे हैं उनके बीच में आपका समन्वय अच्छा रहे और आप लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक काम कर पाए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन की और इसमें सबसे पहले हम बात उसी चीज से करेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं, हमारे यूसीएल पे जो बीएलई भाई काम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले व्यवहार वाली बात आती है कि व्यवहार जो हमारा है किस तरह का होना चाहिए रेजिडेंट के साथ में। कम्युनिकेशन एंड मैनेजिंग एट द रेजिडेंट, जो आप लोग काम कर रहे हैं तो उस समय रेजिडेंट के साथ में कम्युनिकेशन आपका इस तरह का होना चाहिए कि किसी भी तरह का उसमें कोई भी क्षमा चाहेंगे एक सेकंड। कम्युनिकेशन एंड मैनेजिंग रेजिडेंट, जो रेजिडेंट आपके यहाँ काम कराने आ रहे हैं तो उनके साथ आप इस तरह का कम्युनिकेशन रखें कि किसी भी तरह का उसके साथ में कोई छल फरेब या झूठ सच इस तरह की चीजें नहीं आए निकल के। क्योंकि जब से आधार एक्ट 2016 में एक्ट बना तब से जो आधार है उसमें एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन वाइज कुछ एक नियम कानून बनाए गए हैं कि अगर किसी भी रेजिडेंट के साथ में हम लोग कुछ भी अगर मिसबिहेव या इस तरह की कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमारे अगेंस्ट यूआईडीआई के द्वारा कुछ एक एक्शन लिए जा सकते हैं। तो हमें जो रेजिडेंट है उसके साथ में कम्युनिकेशन और जो रेजिडेंट आया है उसके साथ में व्यवहार अच्छा रखना है। जो दिन में हम काम करते हैं तो डेली अपना जो काम है ड्यूटी है उसको प्लान करें कि किस तरह से हमें काम करना है। हमें अपने सेंटर पे प्रतिदिन काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम आज सेंटर पे काम कर रहे हैं 4 दिन सेंटर अपनी मर्जी से बंद रखते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी सर्विस डिलीवर कर रहे हो जो कि लिमिटेशंस है लोगों को उस सर्विस का लाभ लेने के लिए। बहुत सारे, जैसे हम अगर यूपी में बात करें तो हमारे लगभग 1.5 लाख से अधिक सीएससी सेंटर्स हैं, लेकिन लिमिटेशंस है कि सारे सीएससी सेंटर जो हमारे बीएलई हैं वो इस काम को नहीं कर पाते हैं। अगर यूपी में बात करें तो यूपी में 5000 प्लस सेंटर्स का ही स्कोप है हमारे पास में कि उन्हीं सेंटर्स के माध्यम से हम यूआईडीआई के द्वारा जो ऑथराइज है वो काम करा सकते हैं। तो एक लिमिटेशन है जिस काम को कराने की रेजिडेंट के पास में। तो आप लोगों से सभी से यही उम्मीद रहती है हम लोगों की कि आप लोग नियमित रूप से अपने सेंटर का संचालन करें। अपनी मर्जी से अल्टरनेस अगर किसी के साथ में कोई बहुत ज्यादा विशेष समस्या नहीं है तो अपना सेंटर डेली नियमित रूप से आप खोलें। आप सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, जैसा कि हम लोगों ने कम्युनिकेशन किया हुआ है आपके साथ में, सुबह 8 से शाम 8 बजे तक आप आधार करेक्शन का काम कर सकते हैं। जो कुछ एक रेजिडेंट फिजिकली या फिर कुछ इस तरह से चैलेंजिंग आते हैं जिनके साथ में कुछ एक ऐसी डिजीज है, हार्ट के पेशेंट हैं, क्योंकि आप लोग सेंटर जो भी चला रहे हैं हमारे बीएलई भाई, ज्यादातर रेजिडेंट ऐसे आते हैं आपके यहाँ पे जो कि आप परिचित हैं, उनसे चिर परिचित हैं, तो आपको उनके बारे में उनके बैकग्राउंड के बारे में पता रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई बीमारी इस तरह की है।
कि अगर आप उससे किसी भी ऊंची तेज आवाज में बात करें, हार्ट के पेशेंट है, बीमारी से कोई ग्रसित अगर कोई रेजिडेंट उनके साथ में विशेषता आप अपना व्यवहार पोलाइट रखें। लेडीज है, प्रेग्नेंट वुमेन है, इस तरह के जो केसेस या रेजिडेंट्स आपके साथ काम कराने के लिए आते हैं, फिजिकली चैलेंज कुछ लोग हैं, दिव्यांगजन है, तो उनको आप जो है प्रायोरिटी पे काम करें उनका, और उनके साथ विशेषता जो व्यवहार है बहुत ज्यादा पोलाइट रखें, अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको आंसर या स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी अगर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रही है, तो कम्युनिकेशन के साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट व्यवहार ना रखें। जो एनरोलमेंट फॉर्म आप रेजिडेंट से कई बार रेजिडेंट इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वो रेजिडेंट एनरोलमेंट फॉर्म अपने आप से नहीं भर पाते हैं, तो उनकी मदद कर सकते हैं आप रेजिडेंट का कि आप इस तरह से इस प्रकार अपना फॉर्म भर लीजिए, ना कि सीधे सीधे कि आप जैसे जाओ जहां करा के लाओ, किसी से भी करा लाओ, हमें कुछ नहीं पता है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। रेजिडेंट को जो एनरोलमेंट फॉर्म है खुद से ही भरना होता है, और उसकी जानकारी जो उसे खुद से पता है तो वो खुद भरेगा उसको। इन केस अगर वो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो आप हेल्प कर सकते हैं वहां पे। कुछ एक चीजें हैं आधार पे, जब आप आधार सेंटर चला रहे हैं तो उस समय ग्रीवियांस और क्वेश्चन कुछ सजेशन के पर्पज से कुछ बढ़िया है कि कुछ एक मेल आईडीज हैं, तो वो मेल आईडी आप अपने सेंटर पे जरूर रखें लगा के। हम लोग आईसी मटेरियल की बात करते हैं, तो आप लोगों से ब्रांडिंग की जो बात होती है, तो एक ये उसका पार्ट है कि आपके सेंटर पे प्रॉपर ब्रांडिंग तो हो ही। आधार सेवा केंद्र जो आप आधार संशोधन केंद्र चला रहे हैं, तो आधार संशोधन केंद्र एक तो आपका पहले बेस सीएससी है, तो सीएससी से संबंधित ब्रांडिंग, सीएससी का लोगो आपको आधार संशोधन का काम मिला है, तो बैंक बीसी जिस भी बैंक के आप बीसी है, उस बैंक से संबंधित ब्रांडिंग आपके सेंटर पे होनी चाहिए। फिर बात आती है, आप चूंकि आधार संशोधन का कार्य कर रहे हैं, आधार डेमोग्राफिक अपडेट का काम कर रहे हैं, तो आधार संशोधन केंद्र आपके सेंटर पे इस तरह की ब्रांडिंग जरूर लगी हुई हो कि हाँ, आप आधार संशोधन का कार्य होता है यहाँ पे, और कौन कौन सी सर्विसेज आप यहाँ पे देते हैं। आधार संशोधन के दौरान आपको कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, डूज डोंट डूज, इस तरह की जो गाइडलाइंस है वो पूरी आपके सेंटर पे लगी हो, आपके सेंटर पर रेट लिस्ट लगी हुई हो। आप अपने जो कस्टमर्स आते हैं, उन कस्टमर्स की एंट्री के लिए उन्होंने क्या काम किया, आपने कितना उनसे चार्जेस लिया किसी भी सर्विस का, तो वो एक रजिस्टर, कस्टमर रजिस्टर आप अपने सेंटर पे जरूर बना के रखें। रेजिडेंट जो भी आपके यहाँ काम कराने आते हैं, और उनको अच्छे से समझा के भेजें कि जो आधार जनरेशन का प्रोसेस है, मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो 90 डेज का टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पीरियड से पहले जो है रेजिडेंट अपने घर पे बैठ के 1947 जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर अगर वो अपना एनरोलमेंट नंबर बताएंगे, तो वहां से भी वो जानकारी ले सकते हैं कि जो उन्होंने आधार अपडेट का कार्य कराया था, तो उनका आधार जनरेट हुआ या नहीं हुआ है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो रेजिडेंट सेंटर से आपके संशोधन कार्य करा के जाते हैं, तो वो बार बार या तो आपको कॉल करते हैं, या फिर आपके सेंटर पे आके, अगर वो आपके आसपास के रहने वाले हैं, तो आपके सेंटर पे पूछने आते हैं कि हमारा जो हमने काम कराया था वो अभी हुआ नहीं हुआ भैया। तो इन सब चीजों को, इस तरह के फुटफॉल को रोकने के लिए आप लोग 1947 जो रेजिडेंट जा रहे हैं उनको बता के भेजें, क्योंकि जो आप लोग रेजिडेंट को स्लिप देते हैं उसमें भी वो लिखा रहता है नीचे ये सारी चीजें, तो बता दें कि ये नंबर है, उस नंबर पे आप अपने आधार जो आपने करेक्शन कराया है, ईआईडी नंबर या कुछ बेसिक डिटेल वहां पे पूछी जाती है हेल्पलाइन नंबर पे, वो बताएंगे तो उनके आधार से संबंधित जो जानकारी है जो लेना चाह रहे हैं उनको मिल जाएगी। जब उनको आधार जनरेट हो जाएगा तो प्रिंट कराने वो आपके यहाँ पे आ सकते हैं। इस तरह का कम्युनिकेशन, फेयर कम्युनिकेशन करते हुए रेजिडेंट को अपने यहाँ से, आप सेंटर से जब भी उनका काम करते हैं तो जरूर बताकर भेजें। कुछ एक चीजें हैं, जैसे कि रेजिडेंट कोई भी काम कराने आता है, मान लीजिए उसने अपना नाम अपडेट कराया, अपने उसने एड्रेस अपडेट कराया, तो जनरली लोग जो है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी उनको अगर जब तक जरूरत नहीं है तो वो नहीं कराते हैं, ठीक है। पीओआई पीओए वो लेके आया होगा जिस से संबंधित वो अपना वो अपडेशन कराने आया है, तो वो डॉक्यूमेंट लेके आया होगा। लेकिन अगर वो मोबाइल नंबर मेल आईडी के लिए आपसे नहीं भी कह रहा है लगाने के लिए, तो आप जो रेजिडेंट है उसको सजेस्ट करिए कि मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी अपने आधार से वो लिंक करा लें, अपने आधार में मोबाइल मेल आईडी को अपडेट करा लें।
क्योंकि मोबाइल नंबर मेल आईडी अपडेट कराने का कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए होता है। आप रेजिडेंट को सजेस्ट करोगे तो वो इसको एग्री करेगा, और उसको इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से करेक्शन या फिर दोबारा से अपडेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को भी एडिशनल कोई ज्यादा मेहनत या एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। उस समय जब आप रेजिडेंट का फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसको सजेस्ट करें कि अपना मोबाइल नंबर, जो भी उनका एक्टिव मोबाइल नंबर है प्रेजेंट टाइम में, उसको वो अपडेट करा दें। साथ में रेजिडेंट जब आते हैं तो रेजिडेंट जो काम कराने आ रहा है, आप उसको देखकर ही पता लग जाता है कि वो पढ़ा लिखा है। और आजकल तो हम लोग सभी लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, रेजिडेंट भी जितने भी हैं सब स्मार्टफोन यूज कर रहे होते हैं। तो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कोई मेल आईडी जरूर उसने अपनी बनाई होगी, किसी भी ना किसी पर्पज से काम को यूज में लाने के लिए। तो मेल आईडी के लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप मेल आईडी अपनी अपडेट करा लीजिए आधार में, और आधार एनरोलमेंट फॉर्म पे सिंपल सा मेल आईडी आपने मेंशन किया, और जब आप उसका करेक्शन कर रहे हैं तो जो फील्ड्स हैं मोबाइल नंबर और मेल आईडी वाली, तो वहां पे आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी उसका लिंक करें। इससे क्या होगा, कई बार मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है। मोबाइल पे इस तरह के जो कोई भी किसी का कहीं आधार यूज करने की, अगर मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है तो फेलियर वाले मैसेज ओटीपी मोबाइल पे नहीं आते। मोबाइल पे जो केवल इस तरह के ओटीपी आते हैं जो सक्सेस होते हैं। लेकिन मेल आईडी पे अगर रेजिडेंट के आधार से कोई भी कहीं पे भी कुछ भी हिट करने की कोशिश करेगा तो उस पर फेलियर के मैसेज भी आते हैं। तो उस पर्पज से मेल आईडी को भी लिंक अप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रेजिडेंट को अपने आधार में मेल आईडी को लिंक कराने के लिए सजेस्ट करें। इसी प्रकार इसमें एक चीज और भी है यहाँ पे देखने वाली, जो जेंडर होते हैं, जेंडर वगैरह के लिए हम लोग कोई डॉक्यूमेंट उसमें नहीं लगता है। तो जेंडर, जब आप लोग अननेसेसरी किसी का कोई जेंडर चेंज या इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश ना करें। डॉक्यूमेंट से संबंधित ये सारी चीजें जो है व्यवहार में आती हैं कि आप जो रेजिडेंट आ रहा है तो उससे बेसिक सी क्या चीजें, आप उसका काम जो अपडेशन कराने आ रहा है वो तो वो करोगे ही आप, लेकिन साथ में और चीजें आप उसके लिए फिर या अपना कस्टमर्स के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छी सर्विस को एड ऑन करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि स्ट्रिक्टली अडेयर टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो प्रोसीजर्स हैं वो सभी अच्छे से आप लोग फॉलो करें, जो बताई गई है गाइडलाइन है उसके अनुसार काम करें। किसी भी रेजिडेंट का कोई भी किसी तरह का जो टेम्पर्ड एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट होता है उसको यूज ना करें। टेम्पर्ड का मतलब जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया है उसके साथ में किसी भी तरह की कोई ओवर राइटिंग, व्हाइटनर या कटिंग, इस तरह का कोई भी चीज अगर वो लेके आया है डॉक्यूमेंट को तो हमें यूज नहीं करना है। आधार सर्विस के लिए एडिशनल जो चार्जेस हैं वो नहीं लेने हमें। डेमोग्राफिक अपडेट है या डॉक्यूमेंट अपडेट है, दोनों के लिए 50 रुपीज चार्जेस आपको बताए गए हैं, तो 50 रुपीज चार्जेस ही हमें लेने हैं। प्रिंट के लिए भी आप लोग कलर फोटो कॉपी, जो फोटो पेपर होता है कलर कॉपी और लेमिनेट करके देते हैं, तो 30 रुपीज मैक्सिमम उसके लिए अलाउड है। तो आपको यही चार्जेस रेजिडेंट से लेने हैं, इसके अलावा ज्यादा चार्जेस नहीं लेने हैं। अपना जो सिस्टम है आपको कभी भी विदाउट यूआईडी, सीएससी यूआईडी जो टीम है हमारी, 4 लोग हम यहाँ स्टेट में हैं, हमारे सेंट्रल टीम से भी आपको अगर कभी भी कोई कॉल आती है तो सेंट्रल टीम से या आपको लग रहा है कि अननोन नंबर से कॉल आ रही है और आपको इंसिस्ट कर रहा है कि वो अपना आईडी डेस्क पे दे दीजिए या कोई ओटीपी बता दीजिए, तो प्लीज बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार ना करें उनके साथ में। हम लोगों से जरूर संपर्क करें, जो यूआईडी सीएससी यूपी में यूआईडी की टीम है उनको बताएं। अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी आप बता सकते हैं, इन केस अगर यहाँ पे स्टेट में आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट टीम है, उनको बताएं कि इस तरह से हमारा आधार सॉफ्टवेयर को रिमोट पे लेने के लिए, एंड एक्स पे देने के लिए कॉल आ रही है, या कोई ओटीपी या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपके साथ में व्यवहार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज किसी को भी अननोन पर्सन को आप लोग अपना एनीडेक्स बिल्कुल भी ना दें। जो आधार पे आप सिस्टम यूज कर रहे हैं उस सिस्टम को एनीडेक्स पे बिल्कुल नहीं दें। अगर किसी भी तरह से आपके आसपास कोई भी और लोग हैं जो कि आधार गलत तरीके से बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार हम लोगों के साथ में आप शेयर करते हैं जानकारी कि सर हमारे क्षेत्र में आके कोई इस तरह से आधार करेक्शन कर रहा है, आधार बनाने का काम कर रहा है, जो कि कहीं पे भी यूआईडीआई की जो वेबसाइट है, क्योंकि जैसे आपके जितने भी सेंटर्स हैं और यूआईडी के जितने भी और भी सेंटर, जितनी भी रजिस्ट्रार है या फिर एजेंसी के हैं, सभी
अपॉइंटमेंट यूआईडीआई अपॉइंटमेंट जो पोर्टल है उस पर दिखाई देते हैं। वो उस पोर्टल पे अगर कोई भी सेंटर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, किसी भी ऑपरेटर की जानकारी नहीं आ रही है, और आपके आसपास आके अगर कोई भी आधार करेक्शन या आधार बनाने का कार्य करता है, तो आप यूआईडीआई के जो हेल्पलाइन या मेल आईडीज हैं उन पे वो शेयर कर सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं कि यहाँ पे ये इलीगल तरीके से या अनऑथराइज रूप से आधार करेक्शन या आधार बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसको लेके भी आप लोग जो है सचेत रहें, और इस तरह के जो लोग हैं उनसे इन्फ्लुएंस होके आप अपने सेंटर पे उनको बुला के या अपने सेंटर पे बिठाकर भी काम कराने की कोशिश ना करें। आप सीएससी के साथ जुड़े हुए हो तो सीएससी के साथ, या सीएससी ने जो आपको प्लेटफॉर्म दिया है आधार यूसीएल या डेमोग्राफिक अपडेट का, उसी प्लेटफॉर्म को यूज करें। किसी भी तरह से और कोई वेबसाइट या कोई और सॉफ्टवेयर या किसी भी दूसरी एजेंसी को बुला के उसके ऑपरेटर को आप अपने सेंटर पे बिठा के आधार से संबंधित अनऑथराइज वे में जो काम है वो बिल्कुल भी ना करें। आप कोई ना दूसरा पोर्टल यूज करें, ना किसी भी दूसरे व्यक्ति या किसी रजिस्ट्रार एजेंसी की मशीन जो चल रही है उसको अपने सेंटर पे बिठा के काम करने के लिए अलाउ करेंगे। क्योंकि आप सीएससी के साथ जुड़े हुए हैं, सीएससी का जो प्लेटफॉर्म है आधार करेक्शन के लिए आपको दिया गया है, आधार डेमोग्राफिक अपडेट के लिए यूसीएल दिया हुआ है। तो जितना भी आपको करेक्शन करना है, चाहे वो मोबाइल लिंकेज है, चाहे नाम करेक्शन है, एड्रेस अपडेट है, डीओबी है, मेल आईडी है, कुछ भी है, किसी भी तरह का डेमोग्राफिक अपडेट है, तो आपको केवल अपने यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना है। किसी भी तरह की वेबसाइट्स या किसी के बताने पे, समझाने पे और जो चीजें हैं वो उसको आप प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करेंगे जो कि ऑथराइज नहीं है। इस अगर जो यूआईडीआई की गाइडलाइन है या यूआईडीआई के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनका किसी भी तरह से कोई भी वॉयलेशन करता है, तो उस वॉयलेशन पे यूआईडीआई के द्वारा भिन्न भिन्न तरह की जो पेनल्टी क्लॉजेज हैं उसके अनुसार पेनल्टी लगती है और वो पेनल्टी इम्पोज होगी। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। ये व्यवहार से संबंधित कुछ एक चीजें थी जो मैंने आपके साथ में डिस्कस की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे डॉक्यूमेंट आधार। जब हम आधार एनरोलमेंट या आधार करेक्शन का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि यूआईडीआई के द्वारा वैलिड हैं, किस तरह से बताए गए हैं कि हमें जो डॉक्यूमेंट लेने हैं। सबसे पहले बात करें तो पीओआई, पीओए, पीओआर, डीओबी। डीओबी के लिए जो बर्थ से संबंधित कुछ एक चीजें हैं, ये पीओआई, पीओए, पीओआर, डीओबी मतलब एक तो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रिलेशनशिप का प्रूफ या बर्थ से संबंधित प्रूफ। ये चार तरह के जो डॉक्यूमेंट है ये मैंडेटरी हैं। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी के, तभी कोई नया आधार बनवा पाता है अपना, या कोई करेक्शन कराना है तो इनसे संबंधित कुछ एक डॉक्यूमेंट लेके आएगा तभी वो करेक्शन करवा पाएगा। मान लीजिए पीओआई की बात करें तो किसी को अगर नाम चेंज कराना है, अपनी आइडेंटिटी से संबंधित कुछ भी चेंजेस कराने हैं तो उसको पीओआई लेके आना होगा। अपने एड्रेस में किसी भी तरह का कोई करेक्शन कराना है उसको, तो उसे पीओए लेके आना होगा कोई भी। पीओआर रिलेशनशिप के बिहाफ पे जो एचओएफ बेस्ड है या उस तरह के जो हम लोग डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन के बिहाफ पे जो करेक्शन करते हैं तो वहां पे पीओआर से संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं। डीओबी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन या डीओबी को अपने आधार में ऑथेंटिकेट कराने के लिए कि हाँ मेरी एज इतनी है, तो उसमें उसे बर्थ से संबंधित, अपनी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं, तभी उसका आधार हम करेक्शन कर पाते हैं, या किसी को आधार अपना नया बनाना है तो वो बनवा पाता है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट को आप अपने सेंटर पे जरूर चस्पा करके रखें। हो सके तो इसको 2x3 या 2x2 अपने सेंटर की जो साइज है उसके हिसाब से आप फ्लैश बैनर बनवा लीजिए, बड़ा बड़ा लिखवा के अपने सेंटर पे जरूर इसको चस्पा करके रखें। अगर फ्लैक्स नहीं बनवा पा रहे हैं तो प्रिंट जरूर बना के रखें। अपने सेंटर पे एक आप बोर्ड बना लीजिए, उस बोर्ड पे इसको A4 साइज पे प्रिंट करके भी क्लियरली बोल्ड लेटर्स में आप प्रिंट करके रखें। क्योंकि कई बार रेजिडेंट्स हम लोगों से आके आर्गुमेंट करती हैं कि हम जो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं आप नहीं ले रहे हो, इससे हमने पहले बनवाया था या हमारे भाई का बन गया, या हम दूसरे कहीं पे जाते हैं तो वहां पे बन जाता है, आप लोग नहीं बना रहे हो। तो प्लीज उनको जवाब देने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, आप लोग सेटिस्फेक्शन के लिए ये पीओआई, पीओआर और पीओए से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट अपने सेंटर पे जरूर लगाकर रखें और उनको दिखाएं कि हम आपका अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज वो हम असमर्थ हैं इसलिए क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं वो जो यूआईडीआई की वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें लाई नहीं करता है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए हम आपका
जो काम आप करेक्शन का कराने आए हैं, नाम का, पता का, या फिर कुछ भी और डीओबी वगैरह कराने आया है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इसलिए इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट को अपने सेंटर पे जरूर लगा कर रखें। आप लगा कर रखोगे तो दिन में 2-4 बार आपके सामने से ये लिस्ट निकलेगी, तो आपको ये ऑटोमेटिक, आप लोग कई बार छोटी छोटी चीजें पूछते हैं कॉल करके, आप दूसरे साथी से पूछते हो, कई बार हमसे पूछने लगते हो कि सर डीओबी के लिए क्या क्या लगा सकते हैं। तो अगर ये लिस्ट आपके सेंटर पर लगी रहेगी तो ये लिस्ट आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी एक समय रहते आने पर। बार बार आपको किसी और से कंसल्ट या फिर पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। डॉक्यूमेंट बेस्ड कुछ एक चीजें और ध्यान रखनी है। जो डॉक्यूमेंट है, वैसे तो पीओआई, पीओआर, पीओए की जो लिस्ट है आपके सेंटर पे लगी रहेगी, लेकिन कुछ और डीपली जो चीजें हैं उन डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखने योग्य वो मोटी मोटी 2-3 चीजें हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखेंगे कि एक तो डॉक्यूमेंट जो भी वो लेके आए रेजिडेंट, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर आएगा, कलर कॉपी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है। आपको अगर कई बार ये भी रहता है कि वो डॉक्यूमेंट लेके आया ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट भी जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, लेकिन अगर वो ओरिजिनल है तो उसकी ओरिजिनलिटी उस डॉक्यूमेंट में दिखती है। स्टैंप लगा के आया होगा तो स्टैंप तो एटलीस्ट जो जिस तरह के साइन या स्टैंप हुए होंगे तो वो तो कलर ही उसमें दिख जाएगा कि वो जो है किस तरह का डॉक्यूमेंट है। फिजिकल चेक करके आप चेक कर पाओगे उसको कि वो ओरिजिनल है या वो कोई भी डुप्लीकेट उसका लेके आया है डॉक्यूमेंट का। ठीक है। तो प्लीज जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा, आप रेजिडेंट से हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ही डिमांड करते हैं। हम किसी भी तरह की जीरोक्स या फोटोकॉपी यूज नहीं करते हैं। पीओआई, पीओबी जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें रेजिडेंट का नाम जो है वो जरूरी है, रेजिडेंट के नाम से ही वो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसके फैमिली मेंबर का लेके आ गया और बोलेगा कि मेरा आधार सही कर दो। ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट जो लेके आएगा उसके नाम से ही वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और जो वो डॉक्यूमेंट आते हैं, कुछ एक डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलिडिटी होती है, जैसे कि आप पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इनकी वैलिडिटी है। या यूआईडीआई का स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी हम आजकल यूज करते हैं, जो जिसमें कि एड्रेस अपडेट के लिए या कुछ भी और अपडेट कराना है, तो यूआईडीआई के स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जो हम यूज कर रहे हैं तो उसकी भी एक वैलिडिटी है। उस पर ऊपर कॉर्नर टॉप में डेट का कॉलम रहता है। उस डेट में का पर्पज ये है कि जिस डेट में वो यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जिसने भी कंसर्न ऑफिसर ने गजेटेड ऑफिसर से करा के लाया है या फिर ग्राम प्रधान से या किसी से भी वो करा के लाया है, जो भी अथॉरिटी है जिसने की वो साइन या इशू किया है, तो वो जिस डेट में इशू किया है उससे 3 महीने के अंदर ही आप उस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट जिनकी वैलिडिटी है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी की वैलिडिटी होती है 15-20 साल, जो भी है टाइम पीरियड वो उस पर लिखा रहता है। जो डॉक्यूमेंट है उस पर वैलिडिटी या एक्सपायरी, या फिर स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके आईडी कार्ड में भी सेशन वाइज वो जो भी डॉक्यूमेंट आईडी ग्रुप है उसका, तो उस पर सेशन लिखा रहता है। जैसे अभी सेशन चल रहा है जो 22-23 सेशन चल रहा है, तो उस पर सेशन लिखा रहेगा ईयर, हाँ सेशन लिखा होगा या वैलिड अप टू लिखा रहेगा उस पर, जो भी डेट रहेगी स्कूल के आईडी कार्ड की। तो आप लोग जो है इस चीज को देख लें कि जो वो डॉक्यूमेंट लेकर आया है वो वैलिडिटी उसकी एक्सपायर तो नहीं हो गई है। वो टाइम पीरियड उसका जो वैलिडिटी का है, अगर उसके अंदर ही बियॉन्ड द वैलिडिटी लेके आया है तभी आपको यूज करना है, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं करेंगे। वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सभी 3 महीने पुराने ही हम यूज करते हैं। इससे ज्यादा पुराना है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। रेंट एग्रीमेंट शुड बी यूज्ड बिफोर एक्सपायरी डेट। एक तो रेंट एग्रीमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेंट एग्रीमेंट जो नॉर्मली हम लोग तहसील से या फिर नोटराइज वकील से जो बना के लोग लेके आते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे वो उसकी बात नहीं हो रही है। जो रेंट एग्रीमेंट है वो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो रजिस्ट्री करते हैं, जिस तरह से रजिस्ट्रार ऑफिस है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो जारी किया हुआ रेंट एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। और वो भी जो है एक्सपायरी डेट से पहले का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंबई में 4 साल पहले रह रहे थे और वहां पे कोई उन्होंने वो डॉक्यूमेंट बनवाया था और उसके बाद यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अलग जगह रहने लगे हैं, लेकिन मुंबई वाले डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं जो एग्रीमेंट था उनका, तो वो एग्रीमेंट आप यूज नहीं कर सकते हैं। वो तो आप लोग जो इस तरह के एग्रीमेंट हैं जिनपे की एक वैलिडिटी या फिर टाइम पीरियड की बात होती है, तो उसमें टाइम पीरियड जरूर देख लें कि बियॉन्ड द वैलिडिटी वो होना चाहिए, एक्सपायर्ड जो है डॉक्यूमेंट नहीं हो। अब HOF बेस्ड जो हम लोग अपडेट करते हैं, आप लोगों को हमने एक फॉर्मेट शेयर किया कि इन केस अगर कोई भी हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है, कोई फादर है और वो अपनी फैमिली में जो भी और मेंबर्स हैं, उनके बच्चे हैं, किसी का कराना चाह रहे हैं, तो वो एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। ठीक है।
तो HOF बेस्ड जो आप लोग एड्रेस अपडेट करेंगे, वहां पे बात हो रही है HOF मतलब हेड ऑफ द फैमिली, जो उस फैमिली का मेन हेड है, उसका ही वो अपना डिक्लेरेशन दे सकता है डाउन लाइन जो उसके फैमिली में मेंबर्स हैं, कि अगर उसके आधार में जो एड्रेस है उनका एड्रेस भी वो कर किया जा सकता है, उनको फिर दूसरे किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी सेम फैमिली के इमीडिएट जो भी उसका वो है हेड ऑफ द फैमिली, उसी का डॉक्यूमेंट या फिर उसी की डिक्लेरेशन के बिहाफ पे एड्रेस करेक्शन होता है, ना कि ये कि दूसरे की फैमिली को कोई वेरीफाई कर देगा कि मैं इन्हें जानता हूं और मेरा एड्रेस ये है। हाँ, POR से संबंधित यहाँ पर रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट वहां पे वो शो करना होता है हेड ऑफ द फैमिली वाले केस में। ठीक है, नेम चेंज सभी BLE भाई को हमने पहले भी बताया हुआ है। नेम चेंज जो अगर बात करें हम करेक्शन करते हैं, नॉर्मली हम बात करते हैं यहाँ पे करेक्शन की, तो किसी के नाम में कोई माइनर करेक्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक है या सरनेम वगैरह उसको ऐड कराना है, तो वहां पे करेक्शन की बात होती है। जहाँ पे चेंज अगर वर्ड आ गया तो वहां पे चेंज आइडेंटिटी, जैसे किसी का नाम है, फर्स्ट नेम की बात हो रही है, राम कुमार से किसी को श्याम कुमार कराना है, ठीक है, या राम कुमार से मोहन कुमार कराना है किसी को अपना नाम, तो यहाँ पे वो उसका नाम पूरा चेंज हो रहा है। दोनों अपने आप में एक अलग नाम है और दो नाम के इस तरह के लोग अलग अलग होते हैं। तो यहाँ नेम चेंज के लिए हम लोग रेजिडेंट को गजेट नोटिफिकेशन कराने के लिए बोलते हैं। गजेट नोटिफिकेशन के लिए उसको किसी भी जानकार वकील से मिलना होता है, ठीक है, और वो POI और पुराना जो उसका कोई नाम रहा होगा उसके फोटोग्राफ से संबंधित पूरी एक प्रक्रिया, अलग एक पूरा प्रोसेस है उसका गजेट नोटिफिकेशन का, उसको फॉलो करते हुए गजेट नोटिफिकेशन करा के लेके आएगा और उस डॉक्यूमेंट को आपके पास आएगा लेके, तभी आप उसका नाम चेंज कर पाएंगे। गजेट नोटिफिकेशन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट है सरकार, वही कराती है उसको, कोई प्राइवेट आदमी या फिर लोकली कहीं से नहीं हो सकता। वो स्टेट या सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू जो बजट जारी होता है उसमें उन सभी जैसे जो भी कुछ कराना चाहते हैं नाम चेंज, उनके नाम वो पब्लिश होते हैं, और वो गजट नोटिफिकेशन जब पब्लिश हो जाएगा तभी उस डॉक्यूमेंट को जारी किया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है। यहाँ पे गजट नोटिफिकेशन का मतलब किसी भी कोई एफिडेविट या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट से नहीं है कि वो अपना किसी भी शपथ पत्र को बनवा के ले आएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है, हम लोग आप लोगों को मेल पे भी इसको ये बारे में थोड़ा सा डिटेल में शेयर कर देंगे कि किस तरह के रेजिडेंट को कराना है गजट नोटिफिकेशन। तो आप लोग नाम चेंज के लिए रेजिडेंट को गजट नोटिफिकेशन के लिए सजेस्ट कीजिए। किसी भी तरह से आप लोग उसकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट या फिर भले ही वो A ग्रेड के किसी भी ऑफिसर से करा के लेके आएगा तो नाम चेंज हम नहीं कर सकते। इस केस में, नाम चेंज वाले केस में, केवल गजट नोटिफिकेशन ही बताया गया है, उसको कराना होता है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो बच्चे जिनके अगर एनरोलमेंट 0 से 5 ईयर एज ग्रुप के हैं और उनकी एज में और बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये इसमें बताया गया है कि जो भी इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे इसको करा सकते हैं। चेंज विल नॉट बी कंटिन्यूड एज नेम चेंज फॉर फिक्स और थ्रेशोल्ड टू अपडेट्स अवेलेबल टू ए रेजिडेंट। इसमें नेम चेंज के लिए आप लोगों को सबको पता है कि भाई उसने अगर एक बार करा लिया तो दूसरी बार कराने के लिए भी फिर उसको इसमें लिमिटेशंस हैं, एक बार ही करा सकते हैं। दोबारा कराने के लिए अगर वो कराता है तो फिर उसको आप सजेस्ट करेंगे कि RO से कंसल्ट करेगा रेजिडेंट। माइनर चेंजेस अगर आपको कुछ करनी होती है तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स दिए गए हैं। कुछ एक माइनर चेंजेस के लिए आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे विनय कुमार का आधार में नाम है, विनय कुमार POI में है और उसमें कुछ एक मिस्टेक थी उनके स्पेलिंग से संबंधित। प्रोनाउंसिएशन अगर हम किसी का उच्चारण करते हैं और उच्चारण में अगर वो चीज एक ही आ रही है पढ़ने में, तो आप यहाँ पे जो करेक्शन की बात है वो उससे है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अगर पूरा चेंज हो गया और वो चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे हमें गजट नोटिफिकेशन के लिए सजेस्ट करना होगा। यहाँ पे आप जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ एक स्पेलिंग से संबंधित मिस्टेक्स हैं। कई बार आपको ना सीक्वेंस गलत मिलेगा किसी के नाम का। जैसे इसमें जो थर्ड स्टेप है आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है नीति रविधरन, ठीक है, और वो जो डॉक्यूमेंट लेके आया उसमें लिखा था रविधरन नीति। ठीक है, अगर किसी के नाम जो
वो चेंज कराने जा रहा है और वो डॉक्यूमेंट लेके आया, उसमें सीक्वेंस में अगर आगे पीछे है और वो डॉक्यूमेंट जो लेके आया है उसमें सीक्वेंस कुछ अलग है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। थर्ड वाला जो मैं आपको स्लाइड शो कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है नीति रविधरन, लेकिन जो वो डॉक्यूमेंट ये आधार में उसके नाम था, जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया पीओए उसमें लिखा है रविधरन नीति। इट मींस उसका केवल सीक्वेंस चेंज हो रहा है, फर्स्ट नेम सेकंड, जो फर्स्ट और लास्ट नेम है उसमें सीक्वेंस में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के डॉक्यूमेंट अगर कोई लेके आता है और चेंज कराने की कोशिश करता है तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी यही चीज हम लोग, मैं अभी आपको नेक्स्ट जो पीपीटी है उसमें शेयर करूंगा। आजकल जो हम डॉक्यूमेंट अपडेट वाली बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट में कुछ एक इस तरह की माइनर चेंजेस को यूआईडीआई ने एक्सेप्ट किया है इसको, और उन्होंने अलाउ कर दिया है इन चीजों को। अगर इस तरह की कुछ मिस्टेक्स के साथ में कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करने जा रहे हैं आप, तो आपको फिर उसको डेमोग्राफिक अपडेट करने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है। इसमें संशोधन किया है यूआईडीआई ने, तो इस तरह की चीजों में आप लोग करेक्शन या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय उसके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये इस तरह के कुछ एक करेक्शंस हैं जहां पे कि हम लोग मैं फिर से बार बार आपको वही दोहराऊंगा कि प्रोनाउंसिएशन आप जो पढ़ने में आ रहा है वो प्रोनाउंसिएशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ज्यादा बोलने में एक ही चीज आ रही है, तो आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एचओए बेस्ड जो एक डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन शेयर की गई है, जहां पे कि हेड ऑफ द फैमिली किसी का भी जो है उसके लिए वो अलाउ कर सकता है, पीओआर से संबंधित यहाँ पे दिया गया है, तो इसको यूज कर सकते हैं आप लोग हेड ऑफ द फैमिली वाले केस में। इसमें इमीडिएट फैमिली मेंबर का जो नाम है वो होना चाहिए, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, ब्रदर, इस तरह के लोग अपना हेड, अगर वो हेड ऑफ द फैमिली है तो उनको वेरीफाई करके अलाउ कर सकते हैं। हमने इस स्लाइड में यही समझा कि नेम चेंज के लिए एक तो मेन बात यह है कि गजट नोटिफिकेशन कराना जरूरी है। ठीक है, किसी भी तरह का जो है अडॉप्टेशन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये पीओआई के संबंध में ये इस तरह की चीजें यूज नहीं की जाएंगी, हम लोगों को गजट नोटिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, दूसरा चीज, हमें डीओबी से संबंधित अगर किसी ने क्रॉस लिमिट हो गई है उसकी जो बताई गई है डीओबी चेंज करने की, अगर वो क्रॉस लिमिट वाला केस हो चुका है तो उसके लिए रेजिडेंट को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है, और इस केस में केवल हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट जारी होता है, बर्थ सर्टिफिकेट को ही यूज करते हैं। दोनों का एक सिंगल पीडीएफ बना के हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक ऑप्शन अलग से दिया गया है एक्सेप्शन केस के लिए, तो वहां पे उसको सेलेक्ट करके और दोनों की एक साथ सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड करते हैं। सेम हम लोग जो है lakhnau.special@uidi.net.in हमारा लखनऊ आरओ है, उसकी मेल आईडी है, उस पर आप लोगों को उसकी एनरोलमेंट स्लिप, डिक्लेरेशन और बर्थ सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट मेल करने होते हैं। उसमें लिख के उसका डिटेल पूरा कि मैंने क्या, कहाँ पे क्या काम कराया। और नॉर्मली इस प्रक्रिया को जो है मेल करने की जो प्रक्रिया है वो रेजिडेंट को खुद ही करना होता है। इन केस अगर रेजिडेंट इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, या उसके पास मेल आईडी नहीं है, तो आप हेल्प कर सकते हैं उसको मेल करने में। एनरोलमेंट जो डीओबी क्रॉस लिमिट वाले होते हैं, इसमें कई बार देखा गया है कि बीएलई भाई हमारे या फिर जो ऑपरेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमने जो प्रक्रिया बताई गई थी उसी को फॉलो किया, उसके बावजूद हमारा जो एनरोलमेंट है वो रिजेक्ट हो गया। तो उस पर मुझे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी फिर से यही देनी है कि अगर वो रेजिडेंट का एनरोलमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो आपको इस चीज से परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो एनरोलमेंट है एक नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलिंग केस है ये। ठीक है, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें जो हम नॉर्मली एनरोलमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल केस नहीं था, इसकी प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया बताई गई है, एक मैनुअल प्रोसेस है जिसमें कि आपको एक मेल भी करना होता है। ठीक है, तो आधार एनरोलमेंट क्लाइंट उसको, चूंकि ये नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं था, वो 24 घंटे के अंदर आपको रिजेक्शन दिखाएगा और वो रिजेक्ट होगा, एनरोलमेंट 100% रिजेक्ट होता है इस केस में। ठीक है, लेकिन चूंकि जो दूसरा एक पार्ट आपको बताया हुआ है जो प्रोसेस है कि मेल करने वाला, अगर वो आपने मेल कर दिया है, ठीक है, तो आपको जो 90 डेज की टाइम पीरियड है, 90 दिन का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक पूरा वेट करने के लिए रेजिडेंट को बताना है। ठीक है, जो आपने मेल किए हैं वहां पे ऑन डेली बेस पे जो है मल्टीपल मेल्स जाते हैं उस मेल आईडी पे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो आपने मेल किया वो 1 2 3 4 दिन में मेल रीड आउट करके और आपका क्यूसी सक्सेसफुल कराया जा सके।
तो इसलिए वो जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब उसकी क्यूसी होगी, मैनुअल क्यूसी यूआईडी टीम करेगी, जो आपके मेल्स गए होंगे उस मेल को चेक करेंगे और आपने जो एनरोलमेंट क्लाइंट के थ्रू उसका एनरोलमेंट किया है उस डिटेल को वो चेक करेंगे। दोनों चीजें अगर सही पाई जाएंगी, पूरे प्रोसेस को सही से फॉलो किया गया होगा, तो उसकी क्यूसी के बिहाफ पे उसको वो जनरेट किया जाएगा बाद में, ठीक है। तो सभी बीएलई भाई कभी भी परेशान ना हो इस चीज को लेके कि आपने जो एनरोलमेंट किया था वो रिजेक्ट हो गया और हम फिर दोबारा एनरोलमेंट कर देते हैं कई बार। तो प्लीज रेजिडेंट को जो मैक्सिमम टाइम लिमिट किसी भी आधार को जनरेट होने की बताई गई है उस टाइम लिमिट तक वेट करने के लिए बोलिए। इन केस अगर किसी रेजिडेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है या फिर उसको बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, इस चीज से वो जूझ रहा है, काफी समय से उसका रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो आरओ संपर्क कर सकता है रेजिडेंट। वो खुद से संपर्क करे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है दस्तावेज के साथ में वो वहां पे पोस्ट भी कर सकता है या फिर जाके सबमिट भी कर सकता है आरओ में। आरओ हमारा जो है लखनऊ है, लखनऊ आरओ जो रीजनल ऑफिस यूआईडीआई है वहां पे जाके वो संपर्क कर सकता है रेजिडेंट खुद से। लेकिन उसको एनरोलमेंट कराना ही होगा। एनरोलमेंट उसे जो क्लाइंट है, चाहे वो यूसीएल हमारे जो बीएलई भाई यूज कर रहे हैं या फिर जो नॉर्मल ईसीएमपी क्लाइंट है जहाँ पे कि न्यू एनरोलमेंट भी होते हैं उसके थ्रू भी वो कराएगा, ठीक है। लेकिन उसको दोनों प्रोसेस पूरे कराने होंगे, एक तो वहां पे एनरोलमेंट कराएगा क्लाइंट के थ्रू और दूसरा जो मेल वाला प्रोसेस है उसको भी वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो सभी रेजिडेंट को आप सही जानकारी दें, खुद भी अपनी जानकारी को करेक्ट करें कि ये जो प्रोसेस के थ्रू जितने भी एनरोलमेंट होते हैं वो रिजेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक असम्पशन केस है, असम्पशन हैंडलिंग में आता है, ये नॉर्मल केस नहीं होता। जो डीओबी क्रॉस लिमिट में चले गए, जो डीओबी चेंज करने की जो ऑप्शंस दिए गए थे उससे ज्यादा वो बार ट्राई कर रहा है अपनी डीओबी को सही कराने के लिए, ठीक है। इसलिए उसका जो एनरोलमेंट है वो नॉर्मल एनरोलमेंट ना होकर के एक एक्सेप्शन एनरोलमेंट में जाएगा और दोनों प्रोसेस को उसे फॉलो करना होगा। अब आगे हम और चीजों को देखते हैं। आधार अपडेट अभी आप लोग जो करते हो थोड़ा सा इकोसिस्टम को समझ लीजिए, कैसे क्या हम लोग आधार अपडेट करते हैं, तो उसमें क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और कौन कौन चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। जो हमारा ये ईसीएमपी क्लाइंट है, ये डाटा कैप्चरिंग या फिर एनरोलमेंट जो डेटा एंट्री हो रही है उसको यूआईडीआई सीआईडीआर जो सर्वर है उस पे एंट्री के माध्यम से पहुंचाने का एक मीडियम है। हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मली हमें क्या करना है, अपना आप लोग जीपीएस जो है तो सबको पता है कि जीपीएस सिंक करते हैं, आप लोग अपना बायोमेट्रिक देते हो तो आपका ऑपरेटर सिंक होता है, ऑपरेटर सिंक होना जरूरी है। ऑपरेटर सिंक नहीं करेंगे तो हमारा क्लाइंट ओपन नहीं होगा, ठीक है। क्लाइंट ओपन होने के बाद में हम लोग फिर अपना जो क्लाइंट है उसमें जो रेजिडेंट है उनकी सभी एंट्री और वो कंप्लीट करते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट अपडेट के आते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस अभी पिछले कुछ एक महीने से इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसको इसकी जरूरत क्यों है, हमने पहले भी आप सभी को बताया गया है कि जैसे कि आधार आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डॉक्यूमेंट हो चुका है। मोस्टली जो सर्विसेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की डीबीटी सर्विस हो या फिर सरकार किसी भी और भी डिपार्टमेंट जो सरकारी है, सभी जगह आधार यूज होता है। यहाँ तक कि हम मोबाइल की सिम भी परचेज करने जाते हैं तो वो वहां पे भी जो कंपनियां हैं वो आधार की ही डिमांड करती हैं, ठीक है। तो जब इतना ज्यादा इसका यूज होने लगा है तो क्यों ना इस डॉक्यूमेंट को भी स्ट्रेंथ, मतलब इसको मजबूती देने के लिए समय समय पे यूआईडीआई ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार ये है कि जो रेजिडेंट हैं, चाहे उन्होंने अगर अपना आधार बनवा लिया है और कभी भी अपने आधार में कोई भी अपडेट नहीं कराया, ठीक है, तो समय समय पे ऐसे सभी रेजिडेंट को, इसमें अभी फिलहाल में 10 साल की जो टाइमलाइन है वो 10 साल यूआईडीआई ने बताया है कि सर्कुलर के अनुसार 10 साल से पुराने जितने भी आधार हैं सभी को कराना है और इन फ्यूचर भी सभी लोगों को ये 10 साल पे अपने आधार में जो डॉक्यूमेंट अपडेट है पीओआई या फिर पीओआर से पीओए से संबंधित वो उनको कराने होंगे, ठीक है। तो हम लोगों को लिए ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि अभी फिलहाल में तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए और बन गई है क्योंकि एक थोड़ा सा टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी समझ लीजिए, या फिर होता है ना कि लोगों को जब तक कि भाई जरूरत नहीं पड़ती है ना तब तक वो काम कराता नहीं है, ठीक है। तो अभी कोई ऐसी लिमिटेशन यूआईडीआई के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा नहीं लगाई गई कि भाई अगर आप नहीं कराओगे तो आपका आधार
काम करना बंद कर देगा या फिर कुछ ऐसी गाइडलाइन नहीं जारी हुई है, तो इसलिए लोग ज्यादा नहीं करा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को जो बताना है, अपने जो भी रेजिडेंट हैं, अपने आसपास के लोग जो रहते हैं, आपके सर्किल में जितने भी लोग हैं, आपके जानने वाले हैं, सबको ये बताइए। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जरूर बोला है कहीं ना कहीं कि आने वाले समय में जितनी भी सरकारी योजनाओं का जो लोग लाभ ले रहे हैं, उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहना पड़ सकता है, अगर उन्होंने अपना आधार में आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अपडेट नहीं कराए।